हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 9th के चैप्टर हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप द रशियन रिवॉल्यूशन, इसको कवरेंगे। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि रशिया में रिवॉल्यूशन है वो किस तरह से हुई थी और सोशलिज्म का इफेक्ट यूरोप में किस तरह से स्प्रेड आउट हुआ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्टोरी है उसको एक बार जो है माइंड में रिकॉल करके देखते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जो है आइडियाज़ निकल के आते हैं। एक बेसिक आइडियाज़ निकल के आते हैं कि भी सोसाइटी में जो है इन आइडियाज़ के बेस पे चेंज हो सकते हैं। वो आइडियाज़ कौन कौन से थे? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, फिर पीपल स्टार्ट करते हैं डिस्कसिंग द पब्लिशिंग ऑफ चेंज। तो इस बात को लेकर जो है पीपल्स के बीच में जो है डिस्कशन होता है कि भी हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि भी हम चेंज कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। ओके, तो इससे क्या था कि लेकिन जो ये चेंजेस हैं ये पूरे जो यूरोप में है स्प्रेड आउट हो जाते हैं, ये आइडियाज लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स के। उसके बाद जो है ये सोचने का जो तरीका था, मतलब इस बात पे सब लोग एग्री हो जाते हैं कि भी हम इन आइडियाज़ के बेस पे जो है चेंज कर सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन कंक्लूजन में क्या कि उनके जो वे थे चेंज करने का जो तरीका था उसको लेकर जो है लोगों की थिंकिंग अलग अलग हो गई थी। ठीक है, डिफरेंट थिंक रखते थे। कुछ लोग चाहते थे कि सम वांटेड टू ग्रेजुअल चेंजेस, कुछ ये चाहते थे कि भी चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे होने चाहिए, और कुछ ये मानते थे कि भी जो चेंजेस हैं वो रेडिकली होने चाहिए, एकदम से अचानक से हो जाने से, जैसे लाइक रिवोल्ट के थ्रू जो है चेंजेस हम एकदम से कर सकते हैं। ओके, सो ये जो थिंकिंग थी लोगों की कि रेडिकली या ग्रेजुअली जो है हमें चेंज करना चाहिए, उसके थ्रू फिर क्या होता है कि भी जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर कुछ डिफरेंट वेज में जो है पॉलिटिकल ट्रेडिशंस जो है वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, वो जो है मूवमेंट कर ले जाते हैं। तो वो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस क्या थे? लाइक कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। मतलब एक तरह से जो सोसाइटी थी हमारी, वहाँ पर जो लोगों की थिंकिंग थी वो इन तीन आइडियाज़ को ले, इन तीन थिंकिंग को लेकर जो है डिवाइड हो जाती है। कोई किसी थिंकिंग को जो है अप्रोच करता है, कोई किसी थिंकिंग को अप्रोच करता है। तो जो जैसी थिंकिंग रखने वाले थे उनको फिर जो है उसी में कैटेगरी में ऐड ऑन कर दिया गया। यानी कि हमारी जो सोशल सोसाइटी, जो कॉमन सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी, वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती है आइडियाज़ को लेकर। ओके, तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, ये इसी तरह से पूरी मतलब यूरोप की हिस्ट्री में भी एक इन्फ्लुएंस करते हैं कि भी जो है चेंज होना चाहिए, और इसी तरह से वर्ल्ड में भी जो ये स्प्रेड आउट होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं चेंज को। ओके, अब इस चैप्टर में कुछ जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर मतलब कुछ कैरेक्टर्स के नाम आते हैं। जैसे फर्स्ट आता है जार निकोलस। जार निकोलस क्या थे कि वो फ्रेंच के जो है उस टाइम पे किंग थे। 1894 में उनको किंग बनाया गया था, और वो अपनी फैमिली में सब, ये अपने ब्रदर्स में सबसे एल्डेस्ट थे, तो इसीलिए उनको किंग बनाया। क्योंकि देखो मोनार्की में या डायनेस्टीज रूलिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसी को जो है किंग बनाया जाता है, और जो ये किंगशिप है ये एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही बनते रहते हैं वन बाय वन। ओके, तो ही वाज वेरी पॉपुलर मोनार्क। वो क्या था कि वो मोनार्की मतलब एक एज ए मोनार्क किंग जो है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग या पावरफुल किंग माना जाता था। उसका टाइम पीरियड था 1894 से 1817 तक। ओके, फिर आता है ये जरीना अलेक्जेंड्रा। जरीना अलेक्जेंड्रा कौन थी? वो क्वीन थी फ्रेंच की, यानी कि जो जार निकोलस है उनकी वाइफ थी अलेक्जेंड्रा निकोलस। इनका नाम है जरीना, और ये जार, ये फ्रेंच में जो किंग और क्वीन उनको बोलते हैं, उनके लिए ये टाइटल्स यूज किए जाते हैं। फिर एक कैरेक्टर आते हैं राजपुतीन। तो राजपुतीन कौन थे? एक मॉन्क थे, और ये मतलब जो है इट इज सेड दैट जरीना वाज वेरी मच अटैच टू द राजपुतीन। मतलब ये मानते थे कि जो जरीना है वो राजपुतीन को बहुत एडमिट करती थी, बहुत एडमायर करती थी। मॉन्क क्या होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर पुरोहित पंडित होते हैं, वैसे ही वहाँ पर चर्च में प्रिस्ट और मॉन्क होते हैं, जिनको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि लाइक ज्योतिष। ओके, तो सी यूज टू टेक ऑल हर पार्लियामेंट्री डिसीजंस विद द कंटेंट ऑफ द राजपुतीन। तो मतलब वो कोई भी अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई चेंज या कोई डिसीजन उनको लेना होता था, तो वो पहले राजपुतीन जो मॉन्क थे उनसे डिस्कस करती थी, उसके बाद में ही जो फॉलोअप किया था। तो इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन थे सोसाइटी में। फिर रसिया में उस टाइम पे जो
मेजर रीजन थे, मतलब रिलीजन थे वहाँ पर, अलग अलग धर्म रिलीजन्स के लोग रहते थे, लेकिन एक रिलीजन जो था उसको जो है किंग ने प्रोटेक्शन दी थी, यानी स्टेट ने जो है प्रोटेक्शन दी हुई थी, मतलब एक को जो है ऐसे कह सकते हैं कि राजधर्म बनाया हुआ था। तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थी उस धर्म को जो है, उस रिलीजन को जो है राजधर्म बनाया गया था, उसको प्रोटेक्शन दी गई थी। लेकिन वहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स और भी थे, जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट एंड रशियंस एंड मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग रिलीजन्स थी वहाँ पर, जो वहाँ पर थे, लेकिन एक ही को जो है राजधर्म बनाया गया था, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता था। बाकी की जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनको जो है अपोलाइज किया जाता था, उनको जो है ऑब्जेक्शन किया जाता था। फिर वहाँ पे आता है कि वहाँ की सोसाइटी जो थी, उनके जो मेजर ऑक्यूपेशंस थे या वो लोग क्या काम करते थे, तो ऑलमोस्ट 85 पॉपुलेशन जो थी वो इंक्लूडेड थी इन द एग्रीकल्चर। तो मतलब 85% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई थी। और रसिया जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए ही नहीं, एक्सपोर्टेशन यानी कि दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्टेशन करने के लिए भी जो है प्रोडक्शन करता था एग्रीकल्चर का, फूड ग्रेन्स का। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री के इसमें भी आ गया था। और अदर ऑक्यूपेशंस था कि वहाँ पर फैक्ट्रीज थी और क्राफ्ट वर्कर्स, मतलब क्राफ्ट वर्कशॉप्स थी। तो ये सेकंड ऑप्शन था वहाँ। वर्कर्स की कंडीशन क्या थी कि देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। फॉर एग्जांपल डिसमिस, यानी कि किसी भी टाइम पे बिना किसी नोटिस के जो है वर्कर को काम से निकाल दिया जाता था। उनको जो है सैलरी बहुत कम दी जाती थी। पुअर वर्किंग कंडीशंस थी वर्कर्स के लिए, मतलब कि उनको जो है रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए जो है टाइमिंग नहीं थी, और जो रेस्ट करने के लिए भी जो है उनको टाइम नहीं दिया जाता। 16 घंटे 17 घंटे जो है उनको काम पे लगाया जाता था। तो बहुत बुरी कंडीशन। जो रेस्ट करने का टाइमिंग होता है वहाँ पे, जो जहाँ पे 10 कैंडिडेट्स को रखना होता है, उस रूम में उनको 100 कैंडिडेट्स को वो लोग रखते थे। तो ऐसी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी। फिर पुअर वेजेस यानी कि सैलरी जो थी फॉर वुमेंस को एज कम्पेयर टू मैन जो है उनको सैलरी कम दी जाती थी। तो इस तरह की कंडीशंस थी वहाँ पे, तो उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता। फिर कंडीशन ऑफ स्मॉल फार्मर, जो पीजेंट्स और स्मॉल फार्मर्स थे उनकी कंडीशंस थी वो भी इसी तरह की थी, क्योंकि रीज़न क्या था कि उनके पास जो है लैंड नहीं थी खुद की, और वो ना ही कोई प्रॉपर्टी थी। तो वो लैंडलेस फार्मर्स जो है पीजेंट्स थे, वो क्या करते थे, वो नोबेलिटी और क्लर्जी जो कैटेगरी के लोग थे, उनकी ज़मीन पे उनको काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होती थी। ये सारी सिचुएशन आती थी। अब आता है कि जो ये वर्कर्स जो हैं ये एंग्री क्यों हो जाते हैं, इनकी कंडीशन, क्योंकि दोनों ही जो वर्कर्स एंड फार्मर्स दोनों ही ये चाहते थे कि भी जो है इस सिचुएशंस को जो है इन सर्कमस्टांसिस को चेंज किया जाए किसी तरह से। अब थॉट ऑफ द वर्कर एंड द फार्मर्स, ये क्या सोचते थे, ये सोचते थे कि दे ऑल ओवर यूनाइटेड अगेंस्ट द ओनर्स। तो ये मतलब दोनों ही चाहते थे कि भी हम सब इकट्ठे होकर जो है ओनर्स के अगेंस्ट हो जाएं, बट दे आल्सो हैड डिफरेंट थॉट्स। लेकिन क्या थी कि मतलब वो ये तो चाहते थे कि हम इनके अगेंस्ट बोलें, इनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करें, लेकिन उनका जो प्रोटेस्ट करने का क्या जो तरीका था ना, वो उसको लेकर जो है उनकी थॉट अलग अलग थी। ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल का जो वर्कर्स एंड फार्मर्स वर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। तो इसी इन थॉट्स को लेकर जो है ये कैटेगरी, जो वर्कर्स और फार्मर्स थे, इनकी जो है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट लिबरल्स, सेकंड रेडिकल्स एंड थर्ड कंजर्वेटिव्स। ओके, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें। आज के लिए इतना ही, ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन था। आगे फिर जो है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन थे, किस तरह की जो है उनकी थिंकिंग थी, क्या उनके आइडियाज़ थे।